श्री श्याम कॉलेज एजुकेशन ग्रुप में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार फिर स्वागत है। मैं ज्योग्राफी लेक्चरर दीपक जयपाल आज आपको जल संसाधन के बारे में क्लासेस प्रारंभ करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने जल संसाधन शुरू किया था, उसी को हम लोग जारी रखते हुए आगे के क्रम में बढ़ेंगे। ये जो जल संसाधन है आपका बीए फर्स्ट पर्यावरण एवं संसाधन भूगोल में सेकंड जो पेपर है पर्यावरण एवं संसाधन भूगोल बीए बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट में सेकंड जो पेपर है वो जैव भूगोल एवं एमए प्रीवियस का जो थर्ड पेपर है आर्थिक भूगोल। इन तीनों के सिलेबस में हमारा जल संसाधन है। जल संसाधन हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था और जल संसाधनों के जो उनकी उपलब्धता के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा था हमने। पहला था हमारा धरातलीय जल, पहला था हमारा धरातलीय जल और दूसरा भूमिगत जल या भूजल और तीसरा महासागरीय जल। तो हमने पूर्व की कक्षा में धरातलीय जल के बारे में हमने पढ़ लिया था। धरातलीय जल कैसे क्या कितनी मात्रा में कैसे क्या होता है। अब हम लोग आज की टॉपिक जो हमारी शुरुआत होगी वो भूजल से होगी। सेकंड जो है हमारा भूजल है। भूजल का तात्पर्य कि भूमि के नीचे जो चट्टानी संरचना होती है चट्टानी संरचना में जो संचयी जल रह होता है उसे भूजल कहा जाता है। इसका अधिकांश संचय है वो वर्षा से होता है। अधिकांश संचय है वो वर्षा से होता है अंदर चट्टानों में। इकट्ठा रहता है। इसके बारे में सुनिए आप लोग। भूसतह के नीचे
चट्टानी छिद्रों तथा दरारों में विद्यमान जल को भूजल कहते हैं। लिख लें आप लोग धीरे धीरे। भू सतह के नीचे स्थिर शैल छिद्रों तथा दरारों में विद्यमान जल को भूजल कहते हैं, जो वर्षा जल की मात्रा एवं गति, वर्षा जल की मात्रा एवं गति, वर्षा के समय, वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि के ढाल, वायु की शुष्कता, शैलों की रंध्रता एवं अभेदता, वनस्पति आवरण तथा मृदा की जल अवशोषक क्षमता से नियंत्रित होता है। धरातलीय प्रवाह अंतर्सरण द्वारा भूमिगत होता है। कुल संसाधन का भूमिगत जल 0.58% होता है, जो संपूर्ण जल राशि का शुद्ध जलीय भाग का 22% होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध जल जो है वो 2.67% होता है, और 2.67% का 22% जो भाग हैं वो भूजल के रूप में विद्यमान रहता है, जो धरातल पर लगभग 4 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। 4 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। धरातल के नीचे मिलने के कारण इसे अधः सतही जल भी कहते हैं। धरातल के नीचे गहराई में मिलने के कारण इसे अधः सतही जल भी कहते हैं। यह निम्न स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। निम्न स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। निम्न स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। इसमें भूजल की उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं तो भूजल पृथ्वी तल के ऊपर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भूजल पृथ्वी तल के ऊपर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त
विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भूमिगत होने वाला जल है। भूमिगत होने वाला जल है जो भूमि के अंदर रंध्रों से पारगम्य चट्टानों द्वारा भूमिगत हो जाता है। यह निम्न स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। इसमें पहला है सहजात जल। इसमें लिखें सागरों एवं झीलों में निक्षेपित अवसादी चट्टानों के रंध्रों में स्थित जल सहजात जल कहलाता है। यह भूजल का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है आकाशीय जल। दूसरा कौन सा है? आकाशीय जल। यह भूजल का प्रधान स्रोत होता है। यह भूजल का प्रधान स्रोत होता है। यह वर्षा एवं हिम रूप से हिम रूप से प्राप्त होता है। यह वर्षा एवं हिम रूप से प्राप्त होता है जो
तालाबों, झीलों, जो तालाबों, झीलों, नदियों एवं सागरों का जल, नदियों एवं सागरों का जल वाष्पित होकर, का जल वाष्पित होकर पुनः वर्षा द्वारा धरातल को प्राप्त होता है। पुनः वर्षा द्वारा धरातल को प्राप्त होता है। इसी जल को या इस जल को आकाशीय जल या उल्का जल भी कहते हैं। आकाशीय जल या उल्का जल भी कहते हैं। यह जल सतह से संधियों एवं रंध्रों के द्वारा, यह जल सतह से संधियों एवं रंध्रों के द्वारा दरारों से रिसकर भूमि में नीचे चला जाता है। ठीक है। और तीसरा है मैग्मा जल। तीसरा कौन सा है? मैग्मा जल। मैग्मा क्या होता है भाई? ज्वालामुखी क्रिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं तो उसमें गर्म तप्त जो पदार्थ हैं भूगर्भ से निकलते हैं, नीचे वाले भाग से निकलते हैं और भूपृष्ठ की तरफ आते हैं। गर्म तप्त जो पदार्थ हैं उसको मैग्मा कहा जाता है। और मैग्मा जब धरातल पर आकर, भूपृष्ठ पर आकर जब ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है? लावा। ठीक है। तो मैग्मा की बात करते हैं हम लोग। तो लिखें आप लोग, ज्वालामुखी क्रिया के कारण ज्वालामुखी क्रिया के कारण ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा चट्टानों में प्रवेश करता है। चट्टानों में प्रवेश करता है
तो इसे वाष्पीय कण संघनित वाष्पीय कण संघनित होकर वाष्पीय कण संघनित होकर जल में बदल जाते हैं। तो इस जल को मैग्मा जल कहा जाता है। ठीक है, फिर संचयन की बात करते हैं हम लोग। ये तो भाई भूमिगत जल है, वो 3 रूपों में पाया जाता है। तीनों के बारे में हमने पढ़ा है। आकाशीय जल है जो वर्षा के द्वारा या हिमानी के द्वारा धरातल द्वारा जो अवशोषित कर लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा है वो इसी आकाशीय जल का रोल होता है। दूसरा था हमारा सहजात जल है, जो सागरों एवं झीलों से निक्षेपित अवसादी शैलों के छिद्रों या सुराखों में स्थित जल जो होता है वो सहजात जल कहलाता है। और तीसरा हमारा मैग्मा जल है, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा मैग्मा की चट्टानों में वाष्पित कण संघनित होकर जल में बदल जाते हैं, वो मैग्मा जल कहलाते हैं। अब इसके संचयन की बात करते हैं। तो भूजल का संचयन, संचयन का मतलब होता है इकट्ठा। तो धरातल पर या भू सतह पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त, भू सतह पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त नीचे स्थित शैलों शैल कह दो, चट्टान कह दो, एक ही बात है। भू सतह पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त नीचे स्थित शैलों के छिद्रों रंध्रों संधियों दरारों तथा संस्तरण तलों में संग्रहित होकर भूजल का रूप ले लेता है। भूजल का रूप ले लेता है। इसका संचयन है वो शैलों की संरचना पर निर्भर करता है। शैलों की संरचना पर निर्भर करता है।
जब शैलें पूर्णतः जलयुक्त हो जाती है तो उसे संपृक्त मंडल कहते हैं। संपृक्त मंडल कहते हैं। भूजल है वो 3 मंडलों में पाया जाता है। भूजल है वो 3 मंडलों में पाया जाता है। भूजल है वो 3 मंडलों में पाया जाता है। असंतृप्त मंडल, असंतृप्त मंडल, संतृप्त मंडल और तीसरा है चट्टान प्रवाह मंडल। चट्टान प्रवाह मंडल, चट्टान प्रवाह मंडल। लिखिए असंतृप्त मंडल। इसमें भूजल का सबसे ऊपरी भाग असंतृप्त मंडल कहलाता है। भूजल का सबसे ऊपरी भाग असंतृप्त मंडल कहलाता है, जिसमें शैल छिद्रों में वायु भरी रहती है, अतः इसे वातन क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में केवल वर्षा काल में ही जल उपस्थित रहता है। जल केवल वर्षा काल में ही उपस्थित रहता है। शेष समय शैलें संपृक्त नहीं हो पाती। दूसरे को लिखें। दूसरा है संतृप्त मंडल। संतृप्त मंडल में असंतृप्त मंडल से रिसकर जल मध्यवर्ती भाग में पहुंचता है। यहां से रिस के मध्यवर्ती भाग में पहुंचता है और वहां शैल छिद्रों को पूर्णतः जल युक्त कर देता है, जिसके फलस्वरूप जल संस्तर ऊंचा हो जाता है। इस मंडल को वर्षा काल में सर्वाधिक जल मिलता है। सर्वाधिक जल कब मिलता है? वर्षा काल में। सर्वाधिक जल है वो वर्षा काल में मिलता है, जबकि शुष्क ऋतु में यह तल पुनः नीचे चला जाता है। इस प्रकार वर्षा जल में सबसे ऊंचे तथा शुष्क काल में सबसे नीचे भूजल स्तर के मध्यवर्ती भाग को अंतरायिक संतृप्त मंडल कहते हैं। अंतरायिक संतृप्त मंडल कहते हैं। अंतरायिक संतृप्त मंडल कहते हैं।